सहारा प्रणाम, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। अमेरिका के व्हाइट हाउस में शुक्रवार को हुई क्वाड देशों की बैठक में शिरकत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। यहां वो आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वें सत्र के लिए अगर बात की जाए तो ये सत्र भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ हैं। ऐसे में भारत विश्व के सभी देशों के सामने मजबूती से अपनी बात को रख सकता है। टीएस तिरुमूर्ति ने अपने साक्षात्कार में कहा था कि यूएनजीए में जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, वैक्सीन की उपलब्धता, आर्थिक मंदी, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सरकार में भागीदारी और आतंकवाद जैसे मुद्दे पर विशेष चर्चा की जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया और जापान के अपने समकक्षों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित क्वाड नेताओं के पहले व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और कहा कि उनका दृढ़ विश्वास है कि 4 लोकतंत्रों का समूह फोर्स फॉर ग्लोबल गुड के रूप में काम करेगा और हिंद प्रशांत के साथ साथ पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। पीएम मोदी ने पहली फिजिकल क्वाड समिट की ऐतिहासिक पहल के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को धन्यवाद करते हुए कहा कि हम 4 देश पहली बार 2004 की सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मदद के लिए एक साथ आए थे। आज जब विश्व कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रहा है तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित के कार्य में जुटे हैं। हमारा क्वाड वैक्सीनेशन इनिशिएटिव हिंद प्रशांत क्षेत्रों की देशों की मदद करेगा। आपको बता दें कि बाइडेन और पीएम की मुलाकात के बाद दोनों देशों में नए दौर की दोस्ती का आगाज हो चला है। दोनों देशों ने कई मुद्दों पर साथ चलने के रास्तों पर कदम बढ़ाए। गर्मजोश से भरपूर मुलाकात में पीएम मोदी ने बाइडेन को भारत आने का न्योता भी दिया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात हुई, इस मुलाकात से पहले उम्मीदें जताई जा रही थीं कि इस मुलाकात के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में क्या कुछ तब्दीलियां आती हैं। लेकिन जिस गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात हुई है, कहा यह जा रहा है कि बेहद सकारात्मक मुलाकात और दोनों देशों के लिहाज से ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि यहाँ से भारत और अमेरिका के संबंधों में खासी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। व्यापार के क्षेत्र में न सिर्फ एक दूसरे के साथ बढ़ावा देखने को मिल सकता है, बल्कि दूसरे विषय जिसको लेकर के खास करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र बनी हुई थी, उस पर भी बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का आभार जताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेरिका के विकास में भारत के टैलेंट की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका में ट्रस्टीशिप की भावना एक जैसी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। Stayed and married an Indian woman, and I've never been able to track it down. So the whole purpose of this meeting is for to help me figure out. तो मैं थोड़ा अनौपचारिक रूप में कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भारतीय मूल की महिला से शादी की थी और उसको वो नहीं पाया था, तो मुझे आशा है कि एक ना एक दिन हम उसका पता लगाएंगे। But all kidding aside, I think that the relationship between India and the United States, the largest democracies in the world, is destined to be stronger, closer, and tighter, and I think it can benefit the whole world. लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध हैं, हम दोनों सबसे बड़े लोकतंत्र हैं पूरे विश्व में, इन्हें और ज़्यादा मजबूत होना है और ज़्यादा करीब होना है और एक दूसरे के साथ रहना है। And I think that's begun to come to pass, and today we're launching a new chapter in the history of U.S.-Indian ties and taking on some of the toughest challenges we face together, starting with a shared commitment to ending the COVID pandemic. एक्सेलेंसी, आज की हमारी ये बायलैटरल समिट, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये दशक 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष, मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में
जो बीज हम बोएंगे इस पूरे दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। Mr. President, I firmly believe that in our summit talks and summit meeting today, what I see is that this is the third decade of the 21st century. This is the first year of the third decade. And I see that when I look at the entire decade, I find that under your leadership, the seeds have been sown for the Indo-US relations to expand, and for all democratic countries in the world, this is going to be a transformative period. I can see that very clearly. जब भारत और अमेरिका के संबंधों में मैं ट्रांसफॉर्मेटिव देख रहा हूं, तब मैं देख रहा हूं कि ट्रेडिशन, लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं और जिसके प्रति हम समर्पित हैं, हम कमिटेड हैं, वो ट्रेडिशन का अपना एक महात्मा है। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की पत्रकारों के साथ मुलाकात के बाद की बातचीत को सुन रहे थे। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कश्मीर पर दिए बयान को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जमकर लताड़ लगाई है। भारत ने आतंकवाद के बहाने पाकिस्तान पर निशाना साधा और टेरर को जिस तरीके से तवज्जो दिया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, उसको लेकर के भी पूरी दुनिया के सामने उसकी पोल खोल दी। भारत ने कहा कि ये लोग आतंकी ओसामा लादेन को शहीद कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने कहा कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत के आंतरिक मामलों को दुनिया के मंच पर लाने और झूठ फैलाकर प्रतिष्ठित मंच की छवि खराब करने की कोशिश की है। हमने उनके इस प्रयास के जवाब में राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान और झूठ के लिए वो हमारी सामूहिक अवमानना और सहानुभूति के पात्र हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर के हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे कि इस दौरे का और साथ ही साथ जिस तरीके से क्वाड में भारत ने जो बातें रखी और यूएनजीए में जिस तरह की बात पाकिस्तान को लेकर के कही गई और अब प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन है, इसमें क्या कुछ होने वाला है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर स्वास्थी राव हैं, विदेश मामलों की जानकार, उनसे हम रुक करेंगे। स्वागत है डॉक्टर स्वास्थी आपका। स्टूडियो में मेरे साथ रमनीश वत्स साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप लोगों का भी। डॉक्टर स्वास्थी, सबसे पहले आपका मैं रुक कर रही हूँ। हम लगातार इस मुद्दे को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के बाद भारत की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर स्थिति किस तरह की होने वाली है, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरीके से दो टूक जवाब दिया गया है, बेनकाब किया गया है, यूएनजीए में खास करके जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर के उसकी जो स्ट्रैटेजी रहती है, जो टैक्टिक्स रहते हैं, उसको उजागर किया है, इसको लेकर के आप क्या कुछ देखती हैं, समझती हैं? उम्मीद भी थी, एक्सपेक्टेशन भी हमारी यही थी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान डेफिनेटली कश्मीर का मुद्दा लेकर आएंगे और इसमें कुछ नया नहीं है। कश्मीर, वो बार बार कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और बिल्कुल क्लियर कि पाकिस्तान स्टेट का जो पूरा का पूरा नेशनल है वो कश्मीर मुद्दे की वजह से है। अभी कश्मीर मुद्दा खत्म हो जाए तो पाकिस्तान स्टेट के एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इस बात को दुनिया के सामने भारत लगातार लाता रहा है और भारत की जो नीति रही है, मेरे ख्याल से अब वो बहुत टाइम तक हम लोगों ने उसका एक हम अलग थलग पड़ता हुआ दिखा भारत हमको इस नीति की वजह से। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे पूरा विश्व जो है इस बात पर कहीं ना कहीं एकमत हो रहा है। और इसमें मैं दो बातें आपसे कहूंगी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हिंदुस्तान बहुत वक्त से लगा हुआ है इस ओपिनियन फॉर्मेशन के पीछे। जब हम अगस्त में प्रेसिडेंसी कर रहे थे सिक्योरिटी काउंसिल की, उस वक्त भी हमने जिस तरह से काउंटर टेररिज्म को जिस तरह से हमने विश्व पटल पे हम लेकर आए, उसके अलावा सिक्योरिटी को लेकर लगातार टेररिज्म को लेकर जो हमने अपना रवैये में एक कंसिस्टेंसी बना के रखी है, उसका फायदा हमको देखने को आ रहा है। और पाकिस्तान को लगातार स्नब किया जा रहा है। आप गौर करिए, आपने शायद पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया कि
तालिबान ने भी रिक्वेस्ट भेजी थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि वो जी। संबोधन करना चाहते हैं। और ये पाकिस्तान ने इसके लिए बड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि सुहेल शाहीन जो है वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, जैसे कि हमारे तिरुमूर्ति हैं इस वक्त उनके तरह से। लेकिन आप गौर करिए कि अभी भी जो आउटसाइड गवर्नमेंट है उनके जो यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अफगानिस्तान के, वही संबोधन करेंगे। मेरे ख्याल से शायद 27 सितंबर को करेंगे। तो जी। बिल्कुल बुरी तरह से स्नब मिल चुका है बिल्कुल, पाकिस्तान को करारा जवाब भी मिला है। रमनीश जी हमारे साथ स्टूडियो में है। रमनीश जी, यहाँ पर पाकिस्तान को न सिर्फ दो टूक तरीके से भारत ने जवाब भी दिया, बल्कि पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम किया गया। यूएनजीए में आज प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन है शाम को 6:30 बजे। आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और इमरान खान की बोलती जिस तरीके से भारत ने बंद करने की कोशिश की है, पाकिस्तान को बेनकाब किया है, आपको क्या लगता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो हमारी कोशिश होनी चाहिए थी, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, हम बाकायदा उसी सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान हमेशा से यूएन प्लेटफॉर्म को, संयुक्त राष्ट्र महासभा को देखे तो एक कहीं ना झूठ और भ्रमित करता आ रहा है। और शुरू से आप देखेंगे इतिहास हम यदि खंगालते हैं तो पाकिस्तान को आप हमेशा से ये पाते हैं कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत के खिलाफ, कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ, जैसा कि वो बोलता है कि कश्मीर में दहशतगर्दी होता है, या कश्मीर में आप देखें कि मानवाधिकार की बात करता है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को कोई हक है मानवाधिकार की बात करने का। यदि मानवाधिकार की बात करता है तो तालिबान को सह क्यों दे रहा था? पंजशीर में जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, जब उनके लड़ाके जो है पंजशीर में जो अपनी आज़ादी के लिए, तो उस समय पाकिस्तान साथ क्यों दे रहा था? और हम सब ने देखा है आज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब हमला होता है तो उस समय ओसामा बिन लादेन जो उसका लश्कर-ए-तैयबा का चीफ जो था, वो कहाँ पाया जाता है? ओसामा बिन लादेन को हम अबुताबाद में हम पाते हैं, हम लोग देखते हैं, तो वो कहाँ था? पाकिस्तान में था। आप देखिए जितने भी सुप्रीमो हुए हैं आतंकी, जितने भी आतंकी सुप्रीमो हुए, सबका सब जो गढ़ है, सबके सब आप देखेंगे जन्मदाता कौन है उसका? वो पाकिस्तान। जन्मदाता भी है, प्रायोजित भी है। यहाँ पर रमनीश जी एक चीज रोक रही हूँ, जब जन्मदाता भी पाकिस्तान है, प्रायोजित भी वही करता है पाकिस्तान आतंकवाद को, फिर चाहे अफगानिस्तान के लिए हो या फिर विश्व के दूसरे देश के लिए, खास करके अगर भारत की बात की जाए, भारत लगातार इस बात को उठाता रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है। बावजूद इसके अमेरिका पाकिस्तान के प्रति भी जब नीतियों की बात करता है तो दो स्टैंडर्ड दिखाई देते हैं। भारत के सामने भारत की बातें जरूर होती हैं, लेकिन पाकिस्तान को लेकर के कभी भी बहुत सख्ती नहीं दिखाई देती उनके तेवर में। इसके बाद कुछ तब्दीलियां आएंगी क्या? देखिए, तब्दीलियां, सख्ती, बिल्कुल। आज आपने देखा पीएम मोदी ने सख्ती रूप से अफगानिस्तान के मामले में, चाहे पाकिस्तान जो प्रायोजित करता रहा आतंकवाद को, इसके पहले भी संयुक्त राष्ट्र सभा में प्रधानमंत्री मोदी हों और चाहे स्नेहा दुबे ने आज देखिए पूरी तरह से इन्होंने आज जो है पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उन्होंने इमरान खान की आज कहे तो बोलती बंद कर दी। उन्होंने जो भी वक्तव्य आज उन्होंने स्नेहा दुबे का मैं सुन रहा था, और ये जरूरी था, पाकिस्तान को सबक देना जरूरी है। पाकिस्तान को आज देखिए वैश्विक स्तर पे आप देखें तो आतंकी स्थान हो चुका। पाकिस्तान जो है आज पाकिस्तान नहीं रहा, आतंकिस्तान रहा है, और आतंकी को पालता है, पोसता है, और उसको आप देखिए अफगानिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा हो, चाहे आप दूसरे संगठन जितने सारे आप देखें, वो क्यों जड़े जमा रहे हैं? ताकि वो चाहता है पाकिस्तान वहां पे जितनी ज्यादा आतंक को हम फैलाएंगे उतना ज्यादा हमें फायदा मिलेगा। लेकिन फायदा कहीं का, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का कोई मजहब नहीं होता। इस बात को पाकिस्तान को समझना चाहिए। और पाकिस्तान यदि आतंक को जन्म देता है तो उसको यदि आप जो बोगे वही काटोगे। और आज आप देखिए 2014 में जो घटना हुई थी, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उसमें महिलाएं और बच्चे जो मासूम मारे गए थे, उसमें वो पाकिस्तान के ही थे। तो पाकिस्तान इस बात को समझना पड़ेगा, जो बार बार कश्मीर की राग अलापता है या ये मानवाधिकार की बात करता है, ये सब ना करें, क्योंकि उसके लिए वो शोभा नहीं देता। उसके लिए तो शोभा वही देता है, वो एजेंडा है ना पाकिस्तान का। दरअसल इस एजेंडे के अलावा उसके पास कुछ बचता भी नहीं है, और वो बार बार जाकर के चाहे यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करे या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करे, हमेशा कश्मीर का इस्तेमाल करता है, पीओके का जिक्र करता है, और इसी राग को अलापने के अलावा उसके पास कुछ बचता नहीं है। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज आप देखिए ना, आज हमारे साथ जो 5 उन्होंने जो सीईओ से मिले थे, जो 5 उद्योगपति, उनमें से 2 कहां से बिलोंग करते हैं? वो 2
भारत से बिलोंग करते हैं। यानी कि भारत देखिए क्या दे रहा है विश्व को। भारतीय मूल के विवेक लाल हैं, दूसरे हैं शांतनु नारायण, ये कहाँ से हैं? वो हमारे देश से हैं, यानी भारतीय मूल से। ये भारत करता है। आज आपने देखा है कि बिना बहुत कुछ ज्यादा कुछ बोले हुए आज क्वाड की मीटिंग हुई है। आपने देखा 4 देशों, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जो जापान, इनसे ये इन सब देख करके पाकिस्तान पूरी तरह से चिढ़ चुका है। पाकिस्तान आप फिर से देख रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो भारत का संबंध था, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संबंध था, वही है। और ये जो बाइडेन ने 2006 में जब वो उपराष्ट्रपति थे तो उसी समय उन्होंने कहा था कि हमारी जो अमेरिका और भारत की स्थिति, जो संबंध जो है वो काफी ज्यादा प्रगाढ़ होंगे 2020 तक। और यही आपको आज दृश्य देखने को मिल रहा है। और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे उन्होंने बेहतरी की और उम्मीद जताई है। जेके परिहार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, मैं आपका एक बार फिर से रुक कर रही हूँ इसी मुद्दे को लेकर के, खास करके इमरान खान ने जिस तरीके से पीओके का राग अलापा, कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की और भारत की तरफ से उसे दो टूक सुनने को मिली। क्या कुछ लगता है कि हम इसी तरीके का जवाब उम्मीद कर रहे थे भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेकर के? और खास करके जब कश्मीर के मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान ड्रैग करने की कोशिश करता है यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर, तो उसको इसी तरीके का जवाब मिलना भी चाहिए था और बेनकाब किया जाना उसको बार बार जरूरी भी है। हाँ, देखिए, बिल्कुल अगर भारत के खिलाफ बोलेंगे और पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापेगा तो वाजिब बनता है कि हमारा राइट टू रिप्लाई में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव उसका रिप्लाई स्ट्रांग देंगे ही सही। इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछली बार भी ऐसा हुआ था, 19 और 20 में भी हुआ और अब फिर हुआ है। ये हमारा पक्ष है। मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हमें भावनाओं में ना बहते हुए वास्तविकता पर रहना बहुत जरूरी होता है। पाकिस्तान अकेला नहीं है। आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान के साथ में 2 स्ट्रांग लॉबीज जो है वो भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी और मिलिट्री पावर और उसके जो इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं उसके खिलाफ बहुत जबरदस्त रूप से खड़ी हुई है। और आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। एक तो चाइना ब्लॉक है और दूसरा जो है वो मुस्लिम देशों का ब्लॉक है, वो भी इस पर काफी एक्टिव रहता है। तो आईओसी का और इनका जो सपोर्ट की वजह से ही इसको वो करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष पाकिस्तान जाते हैं और वहां पर वो फलस्तीन और कश्मीर को एक बराबरी पे बात करते हैं। तो ये हमारे लिए ज्यादा चिंता के विषय है। हमारी पॉलिटिक्स में जो इंटरनेशनल वो रिलेशनशिप में कश्मीर के ऊपर कोई भी आज तक ऐसा ना रशिया ने, ना चाइना ने, ना अमेरिका ने या किसी यूरोपियन कंट्री ने भारत के पक्ष को स्ट्रांगली कहकर पाकिस्तान को कहा कि आप जो है वो पीओके खाली करिए। वो बात ही नहीं हो रही पिछले 70 साल से। आज भी जब वो बात करते हैं तो इंटरनेशनल क्वाड की बात करेंगे, एनवायरमेंट की बात करेंगे, क्लाइमेट की करेंगे, मगर भारत की जो वास्तविक चिंता मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो है हमारी भौगोलिक सीमाएं चीन और पाकिस्तान, LAC, और दूसरा तालिबान का बढ़ता हुआ अफगानिस्तान में वर्चस्व और उससे होने वाली हीरोइन की तस्करी, ड्रग ट्रैफिकिंग, आतंकवाद का यहाँ पर ISI और तालिबान लेके आ रहा है, उस पर कोई कॉन्क्रीट एक्शन हो, वही मैं समझता हूँ भारत के सपोर्ट में जाएगा। ये सारे देश जो हैं, ये जहां तक जोग्राफिकल बाउंड्रीज का आता है, ये एक तरह से उसको कहते हैं आप स्टेटस को मेंटेन करिए। तो ये हमारी समस्या है। तो हम अपना पक्ष रख रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि मोदी जी का विजन क्या है। मैंने उनको अच्छी तरह से एनालाइज किया है। आप मुझे 20 सेकंड दीजिए। मोदी जी जो है वो एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। और दूसरा, गुजरात का जो एक मॉडल होता है जो जेनेटिक्स में है कि पहले बिजनेस करिए, तो मोदी जी का बिजनेस जो बिल्कुल साफ है कि भारत को इतना स्ट्रांग इकोनॉमी में बनाए, मिलिट्री पावर में बनाए कि धीरे धीरे जो है आगे चल के हमारी बात को कोई बिल्कुल ही इग्नोर ना कर सके। आज भी नहीं करते, मगर हमारा वजन मैं समझता हूँ, जैसा उन्होंने कहा कि 2030 तक ये दशक जो है ये भारत और अमेरिका का है। तो मैं समझता हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो 70 साल की समस्या है वो 70 महीनों में या 70 सप्ताह में सुलझेगी नहीं। आगे चल के इसका जो भी फैसला होगा वो इसी बेसिस पे होगा, जैसा जर्मनी टूटे, 2 एक साथ हो गए, रशिया टूटा, अलग देश बने, इसी तरह से आगे चल के पीओके के इससे आएंगे। पर हो सकता है इसमें 10-15 साल और लगेंगे। तो हम अपने राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। बीच में पाकिस्तान ऐसे ही गुब्बारे फोड़ेगा जिसका कोई ज्यादा वजूद हम उसको पाकिस्तान को गंभीरता से लेना भी नहीं चाहिए इस तरह के मुद्दों को लेकर के। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी अब इस बात को समझ चुका है कि उसके पास क्योंकि कुछ ज्यादा बोलने को नहीं रहता है, तो वो बार बार इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पीओके के मुद्दे को लेकर के उठा करके सबको गुमराह करना चाहता है।
है। विजेंद्र जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विजेंद्र जी, यहाँ पर जिस तरीके से आप इस दौरे को न सिर्फ बारीकी से देख रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी थी, और जिस तरीके से JKS परिहार साहब ने भी सीधे तौर पर कहा कि बिजनेस को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी का एक खास विजन है, क्योंकि अगर बिजनेस भारत में आता है, अमेरिका से आता है, तो न सिर्फ दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे बल्कि हमारा डेवलपमेंट भी होगा ऑलराउंड तरीके से, और शायद उसी के जरिए हम भारत को तरक्की की उस राह पर ला पाएंगे कि हमारे हर मुद्दे को लेकर, हमारे हर विषय को लेकर के इंटरनेशनल समुदाय को न सिर्फ गंभीरता से हमें तवज्जो भी देनी होगी बल्कि हमारी एग्जिस्टेंस को किसी भी विषय को लेकर के वो नकार नहीं सकते। आपको ये विजन बिल्कुल ठीक लगता है, और आपको क्या उम्मीदें थी क्वाड के संबोधन से लेकर के UNGA तक? क्या कुछ आपको लग रहा है होना चाहिए और हुआ है? देखिए, क्वाड से पहले यानी कि पीएम जब अमेरिका पहुंच रहे हैं, और अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने जो टॉप 5 कंपनीज है वहां की, उसके CEO से मिले हैं, मुलाकात की है, तो पीएम का पिच और पुश यही है कि किसी भी तरह से भारत में निवेश लाया जाए और भारत से अमेरिका के बीच में के बीच जो बिजनेस है यानी कि ट्रेड है उसको और स्ट्रेंथन किया जाए। और भारत ये चाह रहा है, क्योंकि पीएम का एक बड़ा एम्बिशियस प्लान है मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया के तहत भारत चाह रहा है कि न सिर्फ भारत में विदेशी निवेश आए बल्कि विदेश की जो भी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो भारत में अपना बेस बनाए। और उस लिहाज से भी ये बेहद अहम है, क्योंकि जब से चीन में कोरोना वायरस फैला है उसके बाद से जो तमाम कंपनियां थी वो चीन से रुख कहीं और किसी मुल्क का कर रही हैं, तो भारत चाह रहा है कि भारत एक तरह से कहा जाए कि एक लोगों यानी कि जो भी US की फर्म्स हैं उनको रिझा रहा है और उनको ये बता रहा है कि भारत एक सेफ माहौल है, यहाँ पर हम निवेश करें। तो भारत पीएम जब US में लैंड किए उसी समय से बिजनेस की शुरुआत हो गई, और जो टॉप 5 CEO से मिले तो मेक इन इंडिया के तहत पिच तो हुआ ही। उसके बाद से कमला हैरिस यानी कि वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात के बाद से कहा जाए कि जो बाइडेन से जो कल मुलाकात हुई उससे पहले हैरिस और मोदी के बीच में जो टॉक्स हुई है उसने बाइडेन और पीएम के बीच के टॉक्स की पृष्ठभूमि तैयार की, और उसके बाद से कल पीएम मोदी और बाइडेन के बीच में जो टॉक्स हुई है, आप गौर करेंगे कि पहले जो पीएम का जो एक कहा जाए कि पोस्चरिंग था थोड़ा सख्त था, लेकिन धीरे धीरे वो खुले जब बातचीत बढ़ी, यानी कि बाइडेन और पीएम के बीच में जब आदान प्रदान हुआ बातों का, तब एक तरह से पीएम खुले भी हैं। और उसके बाद भी इसे कोई शक की बात नहीं कि दोनों के बीच में पहली सकारात्मक टॉक्स हुई है, और इसमें भी कोई शक की बात नहीं कि बाइडेन अब मोदी को भी और भारत को भी तरक्की इस विजिट से पहले देखिए कहा यह जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ में क्योंकि पीएम मोदी के जो संबंध थे वो थोड़े अलग थे, और जो बाइडेन के साथ में क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक तरीके से प्रचार भी पीएम मोदी द्वारा किया गया था, अब की बार ट्रंप सरकार के जब नारे लगाए गए थे, तो ज्यादातर जानकारों का यह कहना था कि जो बाइडेन के साथ भारत के संबंध उस तरह के नहीं हो पाएंगे, और यहां से हमें व्यापार या फिर दूसरे तमाम विषयों को लेकर के एक सेटबैक हो सकता है। आपको क्या लगता है कि जो मुलाकात हुई और जो तस्वीर अब तक सामने आई है वो वैसी नहीं है, उससे बिल्कुल अलग है? और जो बाइडेन जब ये कहते हैं कि यहां से एक नई दोस्ती का आगाज हो रहा है, नई तरह की दोस्ती और नए संबंध देखने को मिलेंगे जो ज्यादा बेहतर होंगे, मजबूत होंगे, सबका मुंह बंद किया है इस मुलाकात में। देखिए, जाहिर तौर पर मोदी और ट्रंप के बीच में और मोदी और बराक ओबामा के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो कहा जाए वो केमिस्ट्री तो फिलहाल दिखाई नहीं दी, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं कि एक कनेक्ट हुआ है, यानी कि जो बाइडेन और पीएम के बीच में जो टॉक्स हुई, मुलाकात हुई, तो एक जिंक्स ब्रेक हुआ है। क्योंकि पहले जो ट्रंप की तरफ हमारा और पीएम का खासतौर पर झुकाव रहा है, ये पूरी वर्ल्ड भी देख चुका है, US भी देख चुका है, तो ऐसा हम लोग को डर था, यानी कि कयास इस तरह के लगाए जा रहे थे कि हो सकता है बाइडेन भारत से और मोदी से थोड़ी फासले रख के दूरियां बनाए। लेकिन कल जो मुलाकात हुई है एक कनेक्ट हुआ है, और इस कनेक्ट के बाद से जिस बात का आपने जिक्र किया है कि बाइडेन ने कहा है कि हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि इसके बाद से यानी कि कल जो मुलाकात हुई है उसके बाद से भारत और अमेरिका के रिश्तों में बाइडेन प्रशासन में किस तरह का रुख रहेगा, क्या दिशा रहेगी, क्या आयाम रहेगा, इसको कल से एक कहा जाए कि मान सकते हैं एक शुरुआत हुई है। लेकिन सबसे अहम बात आती है कि दोनों के बीच में जो कनेक्ट हुआ है वो बेहद अहम है, और आगे जाकर केमिस्ट्री भी बनने की उम्मीद है। चलिए डॉक्टर स्वास्थ्य का मैं रुख कर रही हूं। डॉक्टर स्वास्थ्य, यहाँ पर जो बाइडेन की मुलाकात के बाद क्या तस्वीर उभरी है ये तो विस्तार से हमने समझ लिया और चर्चा कर ली। UNGA में आज शाम 6:30 बजे पीएम मोदी का संबोधन है जो तकरीबन 20 मिनट का रहने वाला है। सबको बहुत सी उम्मीदें हैं, खास करके विपक्ष से लेकर के देश के भीतर भी कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं कि इस दौरे के बाद देश को मिलने क्या जा रहा है। पीएम का संबोधन
और देश को क्या मिला इस दौरे से? आपको क्या कुछ समझ में आता है? यहाँ से भारत कहाँ अग्रसर होता दिख रहा है? देखिए, इसमें मैं 2-3 बातें कहना चाहती हूँ। जो आपने कहा कि क्या मिल रहा है देश को, एक तो आपने अगर बाइडेन का स्टेटमेंट देखा हो तो वहां पे उन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ डिफेंस टाइज जो है वो उसको डीपन करेंगे। 2016 से हमारे 4 बहुत क्रूशियल लॉजिस्टिक्स पैक्ट हो चुके हैं अमेरिका के साथ। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि हम अमेरिका के मिलिट्री अलायंस में नहीं है और हम अमेरिका के साथ मोस्ट फेवर्ड नेटो नॉन नेटो एलाय भी नहीं है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। हिंदुस्तान खुद अपनी नेवी को बढ़ाना चाह रहा है। हम न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाना चाहते हैं। आई थिंक 6 या 7 न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाना चाह रहे हैं। देखते हैं कि ये किस दिशा में जाता है, किस तरह का डिफेंस डीपनिंग हमें देखने को मिलेगा। एक तो ये दिख रहा है। दूसरा, विजेंद्र सिंह साहब ने ऑलरेडी कहा कि ट्रेड का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। उस पर हम डेफिनेटली कुछ देखेंगे बढ़ता हुआ, क्योंकि देखिए बात क्या है कि यहाँ पे बात हो रही थी कई बार से, और कल रात से मैं देख रही हूँ कि डिप्लोमेसी के वक्त जो बॉडी लैंग्वेज है उसको बहुत हम लोग डिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो 2-4 बातों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि हम कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें गर्मजोशी का एक अलग लेवल था एक्सेट्रा। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने इसी इकोनॉमिक इम्बैलेंस के चलते हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, बिल्कुल अपनी सारी गर्मजोशी के बावजूद। और दूसरी बात, जो बाइडेन है, जिनका आपको इतना गर्मजोशी भरा वो नहीं दिख रहा है, और थोड़े से वो उम्र की वजह से या जो भी कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा आपको लग रहा है कि दोनों में फर्क है। प्रोटोकॉल भी है इस वक्त, तो वक्त की डिमांड भी है। जी, वो वही जो बाइडेन है जो हिंदुस्तान के साथ क्वाड बनाने के बावजूद जब हिंदुस्तान ने अपने S-400 का डील रशिया के साथ कैंसिल नहीं किया, गो अहेड किया हिंदुस्तान ने, तो उसके बावजूद अभी तक, और बहुत डर था इस बात का कि जो बाइडेन की सरकार कैट्सा के अंडर सैंक्शंस लगाएगी हिंदुस्तान पर, क्योंकि इसी जो बाइडेन ने कैट्सा के अंदर टर्की पे सैंक्शंस लगाए थे यही S-400 खरीदने के लिए। लेकिन वो सैंक्शंस अब तक नहीं लगे हैं, और हम लोग बहुत दिनों से ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर ये लगाएंगे भी तो ये बहुत ही उसका वॉश्ड आउट रूप लगाएंगे, उसमें बहुत सारी छूटें देंगे। तो इस वजह से बॉडी लैंग्वेज और इनके बियॉन्ड भी कुछ डीप जो स्टेट इंटरेस्ट होते हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, एक और बात पे मैं बहुत जो आप मुझसे कह रही थी कि हिंदुस्तान को क्या मिल रहा है, इस पर अभी तक मैंने चर्चा नहीं सुनी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है इस बार में क्वाड में कि 100 स्कॉलरशिप्स का वो हुआ है, इंतजाम हुआ है। 25 स्कॉलरशिप हर देश से दी जाएंगी, 25 लोगों को, 25 विद्यार्थियों को, और ये अमेरिका में हायर एजुकेशन के लिए इनको ले जाके आई थिंक PhD के लेवल और रिसर्च लेवल के लिए। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि इस तरह की चीजों से क्या होता है कि पीपल टू पीपल डायलॉग बेहतर होता है, और जो क्वाड की जो थिंकिंग है वो एक आम नागरिक तक, क्या पता हमारे घर, आपके घर के बच्चे अगर क्वाड स्कॉलरशिप लेकर अगर अमेरिका में जाके पढ़ते हैं तो फिर उसका एक अलग प्रारूप निकलता है। तो ये सब मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल। एक क्विक रिएक्शन चाहूंगी, हालांकि मेरे पास समय का अभाव है, लेकिन मैं परिहार साहब का रुख करना चाहूंगी। सर, क्विक रिएक्शन चाहूंगी। क्वाड को लेकर के चीन की एक टिप्पणी आई है जिसमें वो सीधे तौर पर ये कहता है कि हमें टारगेट किया जा रहा था और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये संगठन किसी भी विषय के लिए बना हो, लेकिन अगर किसी एक तीसरे फ्रंट को टारगेट करने के लिए किया गया है तो हालांकि इसको गंभीरता से लिया भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन टारगेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि चीन समझ चुका है कि क्वाड से उसको किस तरीके का खतरा है, और अब जब ऑकस भी एग्जिस्टेंस में आ गया है तो यहाँ से चीन को भी बहुत अच्छा जवाब मिला है। जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली क्वाड का जो भी एक्टिविटी शुरू हुई है उसका सारा फोकस ही जो है वो साउथ चाइना सी और चीन की एग्रेसिव विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ एक नामबंद होने के लिए है। तो चीन का बौखलाना, चीन की तरफ से कमेंट आना 2 तरह के होते हैं। एक किस्म का ग्लोबल टाइम्स जो है वो मीडिया हाइप बना के अपना एजेंडा आगे पुश करते हैं, और दूसरा उनको लग रहा है कि ये जो सिस्टम डेवलप हो रहा है इसके आने के बाद में जो क्वाड प्लस आएगा नेक्स्ट, जो इसमें आ गया जिसमें एशियन कंट्रीज हैं, न्यूजीलैंड है, वो भी एंगेज होंगे। तो एक बहुत बड़ा ऐसा ब्लॉक जो बन रहा है जिसकी वजह से साउथ चाइना सी में ट्रेड का जो ये फ्री ट्रेड के अगेंस्ट में चाइना जो एक्टिविटीज करना चाहता है वो नहीं हो पाएंगी, और उसकी मिलिट्री उस पर भी कंटेंट होगा। तो डेफिनेटली चीन का सबसे ज्यादा टारगेट तो क्वाड का चीन पे ही होना, इसमें कोई 2 राय ही नहीं है। और एक आपने मुझसे पूछा नहीं था, मगर स्वाति जी ने जो कहा था मैं बता देता हूँ कि राष्ट्र नेताओं में व्यक्तिगत मित्रता कभी नहीं होती है। मित्रता होती है 2 राष्ट्रों के पर्सनल जो हित होते हैं और भविष्य की योजनाओं पे होती है।
तो व्यक्तिगत रूप से और आंतरिक मामलों में दखल ना करते हुए ये दोनों आगे बढ़ेंगे और भारत और अमेरिका आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी और बिल्कुल हमें उम्मीद सकारात्मक चीजों की ओर ही की जानी चाहिए और लगता भी ये संकेत तो इसी तरह के मिले हैं। अब देखना यही है कि आज यूएनजीए की जब बैठक में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे तो वहां से स्थितियां और किस तरह की बदलती हैं। आप तमाम मेहमान जुड़े, हालांकि चर्चा के लिए बहुत सारे और एस्पेक्ट्स भी थे लेकिन समय का थोड़ा अभाव है। तमाम मेहमान आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, जेके परिहार साहब और डॉक्टर स्वाति राव, चर्चा में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और रमनीश जी और साथ में विजेंद्र जी, चर्चा में अपने तमाम कॉन्ट्रीब्यूशंस देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा प्रणाम।